हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी सेक्शन के अंतर्गत क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, और हम इसके चैप्टर 7 पे थे या 7 पे थे। देख सकते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के क्या क्या परिणाम हुए, हम लोगों ने सभी चीज़ों को पढ़ा बारी बारी से, तो हम इसके परिणामों के बारे में जान रहे हैं। तो देखेंगे इससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आप इस एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस मेंस पेपर 2 के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी 6 to 12 कंप्लीट करते हैं, ठीक, तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। साथ ही आपको सोशल इशूज समझ में आएंगे कि लोकतंत्र की वास्तविक मुद्दे क्या होते हैं, तो सोशल इशू, ठीक। और आप देखेंगे सोशल जस्टिस और ई गवर्नेंस वाला पार्ट, तो ई गवर्नेंस वाला पार्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही जो पेपर 2 है यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस का, तो कहीं ना कहीं आपके इसके बेसिक्स और कहीं ना कहीं लगभग नियर अबाउट आपके सिलेबस क्लियर होगा कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख रहे हैं हम इसके तीसरे पार्ट की ओर। आज हम बात करेंगे इस पर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सिर्फ राजनीति नहीं होती है, आर्थिक समृद्धि भी होती है, आर्थिक विकास भी होना जरूरी है, क्योंकि ये भी लोकतंत्र का। तो आर्थिक लोकतंत्र पे आज हम विचार करेंगे या बात करेंगे। तो हम लोकतंत्र में भी बात करेंगे आज। आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है अगर बात करें, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट 4 पे थे, तो लोकतंत्र के परिणामों को देख रहे हैं। ये भारत के उद्देश्य का है, इसमें भी आपको आर्थिक लोकतंत्र दिखाई पड़ेगा अगर आप ठीक से देखना चाहें तो। देखेंगे जब हम बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो आर्थिक लोकतंत्र यहाँ आ जाएगा। विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म, यहाँ भी आर्थिक न्याय आएगा। उपासना और स्वतंत्रता, मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता, तो यहाँ भी आर्थिक लोकतंत्र दिखाई पड़ेगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहाँ भी आपको लोकतंत्र में आर्थिक लोकतंत्र दिखाई पड़ेगा। तो और बाकी आपको जगह जगह और भी आर्थिक लोकतंत्र दिखा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सेक्शन के अंतर्गत, तो देखेंगे यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, मस्ट है, आपको किताब पढ़नी है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड पेपर को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे इस सेकेंड पेपर में इसे, तो इस क्या है, जो पॉलिटी वाला सेक्शन है या अप्लाइड सेक्शन कह सकते हैं, इसको देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको इस किताबों को पढ़ना चाहिए। तो लोकतंत्र के परिणाम में आज हम बात करेंगे आर्थिक लोकतंत्र की। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है, तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की अगर हम बात करें सीधे से शब्दों में, तो निश्चित समय अवधि में अगर आप बात करें तो अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि, तो ये हो गई क्या है, आर्थिक समृद्धि। तो एक निश्चित, जैसे आप क्या है, भारत सरकार अगले साल के लिए बजट पेश करती है, तो आप देख सकते हैं कि जो बजट आपका पेश होता है, मतलब अगर 2021 का बजट इस साल पेश हुआ है, तो इस साल में कहाँ कहाँ वो खर्च करेंगे, इसी में आप देखेंगे इस निश्चित अवधि में अगर सरकार वो काम पूरे कर लेती है, तो कहीं ना कहीं वो वास्तविक आय में वृद्धि करेंगे, आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर आप कोई काम करते हैं निश्चित अवधि में, अगर आप वो काम पूरा करते हैं और इससे क्या होगा, आपकी वास्तविक आय में वृद्धि हुई, आपकी समृद्धि हुई, तो वही आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। जब आपकी आय में वृद्धि हुई तो आपकी समृद्धि हुई, और समृद्धि हुई तो आर्थिक समृद्धि कहलाई। तो देखेंगे इकोनॉमिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, तो आर्थिक समृद्धि एक वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स है, देखेंगे, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। तो आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे तो वस्तुनिष्ठ है, मतलब एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। तो व्यक्ति का, एक व्यक्ति से भी देखा जा सकता है, व्यक्ति को रख के, कि आर्थिक विकास के संदर्भ में व्यक्ति, आर्थिक समृद्धि में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्थिक विकास में भी देख सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आर्थिक विकास के माप में
प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को सही माप नहीं माना जा सकता है। तो आर्थिक विकास के माप में प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को सही माप नहीं माना जाता है कि अगर आप उसकी गुणवत्ता में आप प्रति व्यक्ति आय को जोड़ देंगे आर्थिक विकास में, तो आर्थिक विकास में क्या होगा, किसी व्यक्ति की आर्थिक विकास है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में क्या है, आपको हर जगह आर्थिक विकास में अंतर दिखाई पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय में अंतर दिखाई पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की आय की किसी अन्य व्यक्ति की आय से आप तुलना कर देंगे तो वो सही माप नहीं मानी जाएगी, किसकी, आर्थिक विकास की। तो आर्थिक विकास में आप देखेंगे, आप जब टैक्स देते हैं तो क्या होता है, प्रगतिशील अनुपात में, या आप देख सकते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है, तो अंतर देख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि का मतलब है देश के सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जीडीपी की बात होती है, सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और गरीबों की जनसंख्या में क्या होगा, कमी से होती है। तो आर्थिक समृद्धि हमने आपको बताया था, आर्थिक समृद्धि क्या है, एक वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया में वृद्धि होगा, गरीबों की जनसंख्या में जब कमी होगी तो इसे हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें। जबकि हम आर्थिक विकास को व्यक्तिनिष्ठ मानते हैं, तो व्यक्तिनिष्ठ को देख सकते हैं कि आर्थिक विकास से आशय क्या होगा कि किसी देश की आधारभूत संरचना की मजबूती होगी, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। जब किसी आर्थिक विकास पे किसी आय की आधारभूत संरचना मजबूत हुई, देख सकते हैं मोदी जी आजकल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहते हैं, हम स्किल पे जोर दे रहे हैं, वो भी क्या है, आधारभूत संरचना है कि हम लोगों को मजबूत करेंगे, इंटरनल रूप से उनको स्किल देंगे। तो ये भी एक क्या है, आधारभूत आर्थिक विकास के आधारभूत संरचना का पार्ट है, याद रखिएगा। इसे भी हम जोड़ेंगे आर्थिक विकास से। साथ ही आप देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम आधारभूत संरचना से जोड़ेंगे तब भी हम इसको आर्थिक संरचना या आधारभूत संरचना से जोड़ते हैं। इसीलिए आर्थिक विकास क्या होगा, आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ भी है, याद रखिएगा कि इसे व्यक्ति की स्किल की भी जोड़ दिया जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे क्या, व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है। तो आधारभूत संरचना की मजबूती, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों, जब सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन किसके बीच होंगे, ठीक है, किसी कंकड़ पत्थर के बीच आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन नहीं होंगे, किसी व्यक्तियों के बीच या व्यक्ति या समाज में रहने वाले लोगों के बीच जब सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होंगे तो भी आर्थिक विकास कहलाएगा। इसीलिए आर्थिक विकास को कोई पूछे आपसे तो कहिएगा आर्थिक विकास एक व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना है, जबकि आर्थिक समृद्धि क्या है, वस्तुनिष्ठ संकल्पना है। तो याद रखिएगा, बहुत ही छोटे माइन्यूट अंतर है। अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी ने आपको आर्थिक समृद्धि और विकास कैसे बताया, देख सकते हैं कि अगर आप लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार से की उम्मीद की जाती है कि आप लोकतांत्रिक शासन, हम लोग लोकतांत्रिक क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति की बात कर रहे हैं क्लास 10th में, तो लोकतांत्रिक राजनीति है तो लोकतांत्रिक शासन होगा। तो लोकतांत्रिक शासन में आप क्या करेंगे, एक अच्छी सरकार होगी ऐसी उम्मीद करेंगे, और उस अच्छी सरकार से भी आप क्या उम्मीद करेंगे कि विकास की उम्मीद करेंगे। और आप देखेंगे उचित, क्या उचित है, आपसे ये सवाल है। तो आप देख सकते हैं हमारे विकास पुरुष श्री मोदी साहब की दुनिया का सबसे ज़्यादा विकास इस समय दिखाई पड़ेगा आपको भारत में, तो उससे विकास की उम्मीद करेंगे कि विकास अब पैदा होगा। तो देख सकते हैं कि अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाए तो उससे विकास की उम्मीद करेंगे कि ये उचित है या नहीं, ये आपके संपल है कि विकास। आज तो देख सकते हैं मोदी सरकार में क्या है, विकास लगातार हो रहा है, वो कहते हैं कि विकास पैदा हो रहा है धीरे धीरे। देख सकते हैं हम जब 50 साल कांग्रेस रही तो वो विकास पैदा नहीं कर पाए, अब तो हमें कम से कम 10 साल तो दो, 15 साल तो दो। तो देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा, तो उसे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। हम देखेंगे अगर हम 1950 से 2000 के बीच में जाएंगे तो सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के बीच कामकाज की आप तुलना कर सकते हैं। तो 1950 से हम चल रहे हैं, हमने आपको अभी यूपीए गवर्नमेंट के बारे में बताया, उस समय यूपीए नहीं रहती थी, सिर्फ कांग्रेस रहा करती थी। यूपीए का दौर
जब 1967 टूटती है पहली बार, आप देख सकते हैं कि लेकिन धीरे धीरे जब 80s का दौर आएगा तो कहीं ना कहीं क्या है, एक गठबंधन की राजनीति आती है। तो गठबंधन की राजनीति में हम यूपीए कांग्रेस मतलब यूपीए, एनडीए मतलब भाजपा मतलब एनडीए, तो गठबंधन की राजनीति होती है। तो देखेंगे सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। ये आप देख सकते हैं कि आर्थिक जब समृद्धि की बात होती है तो तानाशाही की बात होगी कि डिक्टेटरशिप, तो पिछली गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में देख सकते हैं कुछ जगह तानाशाही, मतलब आप समझ सकते हैं तानाशाहियों में किसने आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे मिनी देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन कर डाले थे। तो तानाशाहियों में एक नाम आएगा इंदिरा गांधी का, और भी आप नाम ले सकते हैं कुछ लोगों के। तो उन्होंने क्या है, बहुत जगह आप देख सकते हैं आर्थिक समृद्धि के लिए काम किए, बहुत सारी बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह लग दिया। तो देख सकते हैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ चीज़ें खोल दी जगह। आप देखेंगे जो भी भारत में सेक्टर थे विकास के, जो भारत के अंडरटेकिंग थे, धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोले। आने वाले समय में एलपीजी की संकल्पना 90 के बाद दौर के शुरू होती है। 93 में आप देखें नरसिम्हा गवर्नमेंट में, उस समय मनमोहन सिंह अपने वित्त मंत्री हुआ करते थे। उसी समय की बात करेंगे कि हम बढ़ते हैं तो तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें इस संदर्भ की तानाशाहियों का रिकॉर्ड, अगर हम विश्व के संदर्भ में भी देख सकते हैं इसे, विश्व के संदर्भ में अगर रिकॉर्ड जाएंगे तो आप चीन को ले सकते हैं। चीन के साथ अन्य देशों में जहां तानाशाही रही है तो वहां भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ जगह कुछ आर्थिक समृद्धि के मामले में, ना कि पूरे लोकतंत्र की संकल्पना के बारे में ये बात सही नहीं बैठेगी। जबकि भारत में क्या है, लोकतांत्रिक था, लोकतांत्रिक राजनीति में लोकतांत्रिक शासन था, इसी शासन में तानाशाही, तो उन्होंने कई जगह इमरजेंसी लगा के कुछ काम कर लिए, शासन की जो है तोड़ मोड़ की राजनीति की। तो आप देख सकते हैं आज कुछ इसी तरीके की राजनीति हो रही है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको ये विकास दिखाई पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं उच्चतर आर्थिक विकास समृद्धि जो हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की ये अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। देख सकते हैं आर्थिक समृद्धि कैसे होती है, उच्चतर आर्थिक समृद्धि। तो उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, ठीक है। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप देखेंगे आर्थिक समृद्धि हो रही है, लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण बनी कि यह अब चिंता है कि आर्थिक समृद्धि कैसे होगी, क्योंकि ये क्या है, एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव संकल्पना है, चिंता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे पर अकेले इसी कारण से हम लोकतंत्र को खारिज कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखेंगे अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा, आर्थिक विकास कई कारक होते हैं, आर्थिक विकास के कई कारक होते हैं। मसलन देश की जनसंख्या का आकार क्या है, तो भारत की जनसंख्या का आकार देख सकते हैं। वैश्विक स्थिति क्या है, ग्लोबलाइजेशन की स्थिति देखेंगे। अन्य देशों से हमने कितना सहयोग प्राप्त किया, तो देखेंगे कितना सहयोग लिया। और देश द्वारा तय की गई आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तो ये सभी पॉइंट हैं, देखेंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट, इन्हें पॉइंट को देख सकते हैं। और देशों द्वारा तय की गई आर्थिक उनकी प्राथमिकताएं जो उन्होंने तय की, उस पर भी उनका आर्थिक विकास तय करेगा कि आर्थिक विकास भाई पैदा हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने जो प्राथमिकताएं तय की उसी आधार पर उनका आर्थिक विकास पैदा हुआ। तो देख सकते हैं कि तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर नगण्य सा रहा है। तो आप देखेंगे जैसे तानाशाही कि हम डिक्टेटरशिप वाले लोग हैं, तो देखेंगे तो कम विकसित देश वाले और लोकतांत्रिक, जहां कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक शासन है, और लोकतांत्रिक शासनों में आप देखेंगे कम विकसित देशों के बीच आप देखेंगे क्या है, कम विकसित उन्हें बोला गया जो तानाशाही वाले देश हैं, जो डिक्टेटरशिप वाले लोग हैं। और विकसित लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हें कहा गया जो विकसित देश हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खुद, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां विकास है, क्योंकि हम
लोकतंत्र को भी विकास की प्रक्रिया से जोड़ते हैं कि जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा लोकतंत्र का विकास होगा। तो लोकतंत्र में खुद विकास की संकल्पना जुड़ी हुई है। तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच नगण्य सा अंतर दिखाई पड़ेगा। हम उम्मीद करेंगे अब कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है तानाशाही से नहीं पिछड़े। ऐसा हम बात करें कि वैश्विक संदर्भ में भी देख सकते हैं कि हम जब 2000 की स्थिति में आते हैं, सन 2000 में, तो विश्व के अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए हिमायती हो जाते हैं। विश्व के, हमने क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हुआ था कि आप देख सकते थे उस मैप को, कि धीरे धीरे तानाशाही वाले देशों ने भी अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें कि आज तो हार्वेस्टर का युग है, पहले तो बैल और जोते जाते थे, तो उन्होंने क्या है बीज डालना शुरू किया है और वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्र उगना शुरू हुआ है लोगों के बीच, देख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि उम्मीद करेंगे कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। लोकतंत्र में क्या है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है, आर्थिक समृद्धि लोगों द्वारा लोगों के लिए किया गया काम, सरकार द्वारा सरकार के बैठे लोगों द्वारा सरकार और लोगों के लिए क्या काम, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास होते हैं। ठीक है, ये दोनों समृद्धि साथ साथ चलेंगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक कारक के रूप में, ना कि आप देखेंगे तानाशाही की बात करेंगे तो तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक विकास की दर में अंतर भले ही ज़्यादा हो। तो देखेंगे आर्थिक, अब बात कर रहे हैं कि तानाशाही हुए और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक विकास में अंतर भले ही ज़्यादा हो, मतलब कहा गया है कि जहाँ तानाशाही है लोकतांत्रिक शासन है वहाँ आर्थिक विकास में आपको अंतर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है। तो देखेंगे क्योंकि अनेक सकारात्मक फ़ायदे हैं, क्योंकि हमको कई जगह सिर्फ फ़ायदे ही नहीं कई जगह और भी चीज़ों को देखना होता है। तो देख सकते हैं कि सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं आर्थिक समृद्धि भी चाहिए। ठीक है, आर्थिक विकास चाहिए, आर्थिक समृद्धि चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए, ठीक है, और लोगों में लिटरेसी चाहिए। तो बहुत सारे कारक हैं, हमने आपको अभी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आप देखेंगे कैसे लोकतांत्रिक शासन में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि हमको तानाशाही वाले हैं तो हमको आर्थिक समृद्धि ज़्यादा कर ली तो हम क्या है विकास कर गए, नहीं, ये तो सिर्फ एक पार्ट है आपकी लाइफ का। जैसे आपके पूरे हाथ में आपका एक शरीर है, आपके शरीर में 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, नाक है, और आप देख सकते हैं कि अगर तो आर्थिक समृद्धि अगर किसी तानाशाही में प्राप्त हो गई तो उसने एक हाथ को प्राप्त किया, ना कि पूरा शरीर। तो एक हाथ बिना बाकी, अगर एक हाथ है बाकी चीज़ें नहीं हैं तो अब भी विकास कोई फ़ायदा नहीं। तो देख सकते हैं अगर इस तथा इससे आगे के 3 जो कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर दिखाते हैं, इन्हें भी अभी हम देखेंगे। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है। आप देखेंगे राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी के जरिए गरीब किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं। विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करें, ये क्वेश्चन है कि आप स्वयं से देख सकते हैं। विश्व के धन में मतलब अपने जो मनी या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी वेल्थ में कैसे वो बढ़ोतरी करें, इससे गरीब देश क्या करें। तो देख सकते हैं एलडीसी देश क्या करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये आर्थिक समृद्धि दिखाई पड़ेगी। तो देख सकते हैं कैप लगी हुई है, ठीक है, ये चिकन टाइप का एक मुर्गा है, 6 पैप देख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से 2006 के बीच देखेंगे, ये धनी लोग हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डॉलर में बात कर रहे हैं, और आप देखेंगे ये 20 के लोग हैं जो आप देख सकते हैं क्या है, एक जो कमर के बीच को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने इसे अंदाज़ा लगाया है कि बिल्कुल जो क्या है कुपोषण के शिकार हैं या अन्य चीज़ों को। तो हम इधर चलेंगे कहाँ, अफ्रीका दक्षिण एशिया के देशों में आगे बात करेंगे। धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन तो कहाँ होगा, तो देख सकते हैं धनिकों के पास तो यूरोप कंट्री में आर्थिक समृद्धि धनी मतलब यूरोप डॉलर, जहाँ देख सकते हैं। गरीबों की बात करेंगे जहाँ क्या है एकदम सूखी हड्डी के किनारे, तो हम चले जाएंगे कहाँ, सोमालिया में सीधे, और अन्य देशों के अफ्रीका के तो जहाँ गरीबी है। तो आप देख सकते हैं हर साल धनी और बीच का अंतर, गरीबों के बीच की एक इंडेक्स जारी होता है, उसमें आप देख सकते हैं, इससे मिलान कर सकते हैं
उसका एनालिसिस डाटा आप इस आंसर राइटिंग में एप्लीकेशन कर सकते हैं। हम बात करेंगे, अब हम लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां भी देख सकते हैं। आर्थिक विकास किया, आर्थिक समृद्धि की। अब देखेंगे उपलब्धि कैसे प्राप्त की। तो देखेंगे लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले बड़े बड़े तर्क आए, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स बैठेंगे, बड़े बड़े तर्क देंगे, भावपूर्ण होंगे, आपको देखने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। तो आप देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि में के साथ साथ हम लोकतंत्र को में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल मतलब लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है और लोगों से जुड़ा हुआ है। इन तर्कों के इर्द गिर्द आप जाएंगे, होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, यही हमारे लोकतंत्र के रिश्ते में गहरे मूल्य हैं। इन्हीं सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक न्याय ही हमारे बहस है। हमारे इन्हें साधारण तरीके से नहीं निपटाना चाहिए। एक वाद विवाद एक विकास की प्रक्रिया है। आप देखेंगे फिर भी तथ्य और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज ही नहीं है। तो आप देखेंगे जब हम इनके विकास की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको इन पे लोकतंत्र के बारे में भी बहस करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा लोकतंत्र का है। देखेंगे लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में ऐसी बहस की जाएगी, ठीक है, की जा सकती है या की जाती है। वर्षों से आप लोकतंत्र के अनेक अध्यायों मतलब अध्याय जो आप अगर अध्याता हैं, ठीक है, आप व्याख्याता नहीं हैं तो अध्याता है, अध्ययन कर रहे हैं, सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठे कीजिए जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसे हुआ है, रिश्ता है। तो देख सकते हैं कि लोकतंत्र का यहाँ से कुछ देख सकते हैं कि लोकतंत्र का जो आर्थिक विकास है और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों से कुछ ऐसे प्रमाणों को आप देख सकते हैं। पहले चार्ट में आप देखेंगे बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, ठीक है। आप चार्ट के जाएंगे तो कहते हैं तानाशाही वाला रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वो कई हिस्सों में क्या है आर्थिक विकास कर गए हैं, आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि। लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों का रिकॉर्ड ही से तुलना करते हैं तो अंतर ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसकी तुलना किसी दूसरे चार्ट से करेंगे तो आपको ये अंतर समाप्त होता नजर आएगा कि हमने बेहतर विकास किया। तो देख सकते हैं क्योंकि जहाँ तानाशाही है वहाँ कहा जाता है कि ये कम विकसित देश हैं। आप चाइना को देख लीजिए, आप कोरिया को देख लीजिए, साउथ कोरिया को नहीं नॉर्थ कोरिया को देखेंगे, साथ ही आप देखेंगे अन्य हिस्सों को। इसके साथ ही आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक लगभग यहाँ अंतर समाप्त हुआ। लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी आप देखेंगे भारी असमानता होगी। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में आप देखेंगे ऊपरी 20% लोगों को कुल राष्ट्रीय आय के 7% हिस्सों पर आपको कब्जा दिखाई पड़ेगा, और सबसे नीचे आप जाएंगे 20% लोग राष्ट्रीय आय से मात्र। तो ये आंकड़े हैं, इन्हें आप देख सकते हैं कि अफ्रीका, भारत राष्ट्रीय आय के संदर्भ में चर्चा हो रही है, इससे जीवन बसर करते हैं, बहुत कम है, क्योंकि आपको ये प्रेजेंट डेटास में देखना है आपको ये आंकड़े, ठीक है। डेनमार्क, लेकिन आपको समझने के लिए है कि डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे। आप देखेंगे कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है, ठीक है। गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है, और इसी को भारत में क्या कहते हैं, भारत की सरकार का ये मुख्य वेलफेयर प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आमदनी का समान वितरण आर्थिक प्रगति का आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा। आपसे एक क्वेश्चन भी है, देख सकते हैं इसे, ठीक है। आगे बात करेंगे, आप चार्ट में देख सकते हैं इसे कि विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि दरें हैं 1950 से 2000 तक के बीच देखी गई हैं। सभी लोकतांत्रिक शासन हैं, ठीक है। विकास दर देख सकते हैं, सभी तानाशाही हैं तो विकास दर आपको दिखाई पड़ रही है। सभी तानाशाही वाले गरीब देश हैं, यहाँ भी विकास दिखाई पड़ रहा है। लोकतांत्रिक वाले देश हैं तो इन्हें यहाँ भी आपको क्या है, गरीब देश यहाँ भी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विकास दर आपको दिखाई पड़ेगी। जब हम चुने हुए आय असमानता में चलेंगे तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय में प्रतिशत में असमानता, तो आपको ये अंतर यहाँ दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक। आप इस अंतर को देख सकते हैं। साथ ही आप इसके आगे देख सकते हैं असमानता और गरीबी में कमी कैसे लाई जा सकती है। तो हम
आई होप इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि अब लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देख सकते हैं असमानता और गरीबी में कमी कैसे आएगी, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप हमारा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट।